हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 10th में साइंस में कई सारे चैप्टर देख लिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर करा दिए हैं, बायोलॉजी के भी करा दिए हैं। इससे पहले हमने जनन वाला चैप्टर पूरा कर लिया है। अब हम जो नया चैप्टर देखने वाले हैं वो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर जो 3 है केमिस्ट्री का, उसका नाम है हमारा धातु एवं अधातु। बोर्ड के एग्जाम से पहले आपको पता है आपकी डेट शीट आ गई है, तो डेट शीट से पहले मतलब एग्जाम होने से पहले मैं आपको सारे चैप्टर करा दूंगा, ठीक है। तो और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करा दूंगा। आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जैसे ही आप जाएंगे पेपर में तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मिलने के साथ साथ आप उनको कर दोगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, धातु को हिंदी में बोलते हैं मेटल्स और इंग्लिश में धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स और अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो देखते हैं धातु क्या होती है। सबसे पहले आपको पता है कि आपकी जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी कैसी होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो आपकी पीरियडिक टेबल है आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर पीरियडिक टेबल। तो ये पीरियडिक टेबल में वर्तमान में आप देखेंगे 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118। उन 118 तत्व में आप देखेंगे कि 90 से ज़्यादा धातुएं हैं, 22 अधातुएं हैं और कुछ लगभग 8 के आसपास आपकी उपधातुएं हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए कि 118 तत्व ज्ञात हैं अब तक। उस 118 तत्व में 90 से ज़्यादा धातुएं आपके पास हैं, 22 अधातुएं हैं और कुछ उपधातुएं हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका धातु और अधातु के बारे में जानना, क्योंकि पीरियडिक टेबल में आवर्त सारणी में धातु और अधातु ही लगभग 95, 96, 98% के आसपास योगदान देती हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि धातुएं में कौन कौन सी हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम और बेरियम, ये कुछ धातुएं हैं। आपको इनके सिंबल यानी कि संकेत भी याद रखने हैं। जैसे सोडियम का संकेत होता है Na, पोटेशियम का होता है K, मैग्नीशियम का होता है Mg, कैपिटल M स्मॉल g, लोहे का होता है या आयरन का होता है Fe, एल्युमिनियम का होता है Al, कैल्शियम का होता है Ca और बेरियम का होता है Ba। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपके आसपास की कुछ धातुएं हैं। कौन कौन सी आपके आसपास की धातुएं होती हैं ये हम देखते हैं। हमारे आसपास की धातुएं, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इमारत, पुल, रेल पटरी को बनाने में आपने देखा होगा इमारत बनाई जाती है, उसमें लोहे वगैरह का, स्टील वगैरह का प्रयोग किया जाता है। पुल बनाया जाता है, रेल की पटरी बनाई जाती है। तो इन सब को बनाने में धातुएं प्रयोग में लाई जाती हैं। दूसरा, हवाई जहाज के जो पुर्जे बनाए जाते हैं या हवाई जहाज बनाया जाता है या समुद्री का जहाज बनाया जाता है या गाड़ी जो होती है, कार्स वगैरह, बस वगैरह, उसका जो निर्माण किया जाता है उसमें भी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जितने भी आपके बर्तन और सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के ये कोइंस, बर्तन और जो कोइंस बनाए जाते हैं वो भी सब धातुओं के बनाए जाते हैं। उसके अलावा आभूषण, जो ज्वेलरी आप पहनते हो, ठीक है, जो ज्वेलरी खरीदते हो, वो ज्वेलरी भी धातुओं की बनाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। उसके बाद मशीनों के पुर्जे और सुरक्षा के उपकरण भी किसके बनाए जाते हैं? धातु के बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धातुएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पढ़ना है धातुओं के बारे में। इसलिए 10th क्लास में आपको धातु का चैप्टर दे दिया जिसको आपको पढ़ना है। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे ऑक्सीजन का सिंबल है O, हाइड्रोजन का सिंबल है H, नाइट्रोजन का सिंबल है N, सल्फर का सिंबल है S, फास्फोरस का है P, फ्लोरीन का है F, क्लोरीन का है Cl, ब्रोमीन का है Br और आयोडीन का क्या है I। ये सब भी आपकी क्या है? अधातुएं हैं। ऊपर वाली जो हमने पढ़ा था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, कोबाल्ट, जिंक, ये सब आपकी धातुएं थी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपकी अधातुएं हैं। तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है कि कौन सी धातु हैं और कौन सी अधातु हैं। अब जिस तरह से हमने देखा कि हमारे आसपास की कौन कौन सी धातुएं होती हैं, इसी तरह से हम देखेंगे
कि हमारे आसपास कौन सी अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं। तो सबसे पहले कार्बन। कार्बन हमारे आसपास एक अधातु है। अरे कार्बन किस किस रूप में मिलता है आप देखेंगे, जो गैस का यूज करते हैं आप, गैस में भी किसका यूज होता है, कार्बन का। दूसरा आप देखेंगे जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो आप खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गया, उसमें भी कार्बन का यूज किया जाता है। तीसरा जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं उसमें भी अधातु यानी कि कार्बन का प्रयोग किया जाता है। चौथा आभूषण में भी कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बन मिलाया जाता है, तो उसमें भी आप देखेंगे अधातु का प्रयोग होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का देखेंगे कि ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। आप सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन आपका एक अधातु है। दूसरा ईंधन के रूप में आप ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, फिर से ऑक्सीजन आपका एक अधातु है, ईंधन यानी कि फ्यूल। फिर आप देखेंगे नाइट्रोजन, जो अगली अधातु है आपकी नाइट्रोजन, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, विकृत गंधिता से बचाव। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका। विकृत गंधिता अनप्लीजेंट स्मेल हो जाती है, एक बदबू टाइप में, स्मेल टाइप में हो जाती है खाद्य पदार्थों के अंदर अगर उनसे ऑक्सीजन क्रिया कर ले, तो इसलिए ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन भरी जाती है। दूसरा अम्ल, उर्वरक और विस्फोटक जैसे पदार्थों में भी किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। अब आप चौथा आप देखेंगे अधातु हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रयोग हाइड्रोकार्बन में किया जाता है, वनस्पति घी या ईंधन और उर्वरक बनाने हेतु भी किया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे आप अपने आसपास कि आपके आसपास बहुत सारी मात्रा में धातु और अधातु उपस्थित हैं, और उन बहुत सारी मात्रा में भी हम धातु और अधातु का उपयोग बहुत ही अच्छे से करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिसमें हमने देखा कौन कौन से आप उपयोग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि धातु और अधातु को दोनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्या क्या दोनों में अंतर होते हैं। सबसे पहले जानते हैं अंतर। सबसे पहले धातु और अधातुओं में अंतर। सबसे पहले भौतिक गुण। भौतिक गुण देखेंगे कि जो अधातुएं होती हैं, तो आप देखेंगे जो धातुएं होती हैं मोस्टली आप देखेंगे वो ठोस होती हैं, लेकिन पारा आपको द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो जो धातुएं होती हैं वो मोस्टली क्या मिलेगी, ठोस। किसको छोड़कर, पारे को छोड़कर। पारा किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में। वहीं आप देखेंगे अधातुओं में अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, और आयोडीन की बात करते हैं तो वो किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। उसके बाद जो भी धातुएं होती हैं वो तन्य होती है और आघात वर्धेय होती है। अभी पढ़ेंगे तन्य का मतलब क्या होता है और आघात वर्धेय का मतलब क्या होता है। मतलब इनको बारीक बारीक चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद जो अधातुएं होती हैं तन्य और आघात वर्धनीय नहीं होती, आप इसको हथौड़े से पीटेंगे तो ये टूट जाएगी। दूसरा कि जो धातुएं होती हैं उसमें ध्वनिक और चमक दर्शाने वाली होती है। मतलब अगर आप धातुओं को पीटेंगे किसी चीज से तो आप देखेंगे कि उसके अंदर से आवाज आएगी और इसमें एक अलग सी चमक प्रदर्शित होगी, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। मतलब इसको किसी चीज से पीटने पर इनके अंदर से आवाज नहीं आती और ना ही इसमें क्या होती है, चमक होती है। एक एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट आपका अधातु हैं, लेकिन इनके अंदर चमक पाई जाती है। जिस तरह से आपने देखा कि सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस, लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए थर्मामीटर में इसको फिल किया जाता है। उसी तरह से हमने देखा कि जितनी धातुएं होती हैं उनमें ध्वनिक होती हैं और चमक शो करती हैं वो, लेकिन अधातुएं कैसी होती है, ध्वनिक भी नहीं होती और चमक भी उनमें नहीं होती। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट दो ऐसी अधातु हैं जिसके अंदर चमक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, सामान्यतः उच्च घनत्व। जो आपके पास धातु होती हैं उन धातुओं का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। तो ये भी यहाँ पर क्या बन गए, आपका अपवाद बन गए, सोडियम और पोटेशियम। अब दूसरा, अधातु जो होती हैं उनका घनत्व क्या होता है, अपेक्षाकृत कम। जो अधातुएं होती हैं वो कम घनत्व वाली होती हैं।
नेक्स्ट अंतर हम देखेंगे कि धातु ऑक्साइड क्षारीय या उभयधर्मी होते हैं। मतलब आप अगर किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करेंगे, अभी रासायनिक अभिक्रिया हम देखेंगे, तो ऑक्सीजन से करने पर जो ऑक्साइड बनता है वो क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑक्साइड बनता है वो कैसा बनता है, क्षारीय या फिर उभयधर्मी बनेगा। लेकिन अधातु, अगर आप किसी भी अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करेंगे तो उसकी प्रकृति अम्लीय आएगी। कैसी आएगी, अम्लीय। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करेंगे, यानी कि धातु का ऑक्सीकरण करेंगे, तो जो यौगिक बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। और अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाता है उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। उसके बाद रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करके, अभी हम ये देखेंगे, ये छोड़ दीजिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले वायु के साथ अभिक्रिया, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि वायु के साथ क्या अभिक्रिया होती है। तो अब देखेंगे धातु की वायु के साथ क्या अभिक्रिया होती है। जो धातु है वायु में जल सकते हैं, वायु से अभिक्रिया कर सकते हैं या अप्रभावित रहते हैं। कुछ धातु जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो वायु से जल जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं उनसे अभिक्रिया कर लेती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो वायु से प्रभावित नहीं होती। मतलब जब भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो उस धातु का ऑक्साइड बनेगा। और अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला पॉइंट। और जो ये ऑक्साइड बनता है इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय। तो ये आपको याद रखना है कि जो धातु होता है उसकी प्रकृति, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें सोडियम तथा पोटेशियम को आकस्मिक आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सोडियम और पोटेशियम एक धातु होती है, जैसे ये वायु के संपर्क में आती है इसमें तुरंत आग लग जाती है, इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है ये। तो इसको ऐसा करने से रोकने के लिए इसको हम केरोसिन ऑयल में, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उसको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करता है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की पतली सुरक्षा परत जड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम को वायु में जलाने से पूर्व उसे रगड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि इन धातुओं पर ऑक्साइड की पतली परत जड़ जाती है, इसको हटाना पड़ता है। दूसरा, मैग्नीशियम वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट, Fe यानी कि आयरन एवं कॉपर वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते परंतु अपने ऑक्साइड बनाते हैं। अगर आप आयरन और कॉपर को वायु में गर्म करें तो ये नहीं जल पाते, लेकिन अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। अगर आप इसके ऊपर लोह चूर्ण डालें तो फिर वो तेजी से जलने लगेंगे। उसके अतिरिक्त सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास सिल्वर और गोल्ड होगा वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। इसलिए आप देखेंगे कि आभूषण बनाने में इन दो धातुओं का यूज बहुतायत में किया जाता है। जैसे अब सोडियम है, सोडियम की अभिक्रिया आप इसको वायु से अभिक्रिया करें, वायु का मतलब है ऑक्सीजन, तो आपको Na2O मिलेगा। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। उसी तरह से मैग्नीशियम लें, इसको वायु में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, क्षारीय। कॉपर लें, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। कैसा कलर होता है इसका, काला। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि वायु के साथ धातुओं की कैसी अभिक्रिया होती है। तो वायु धातु के जो धातु होती हैं वो वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती हैं, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। कुछ ऐसे होते हैं धातु जो वायु में जल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वायु से अभिक्रिया कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रभावित नहीं होते। और प्रभावित नहीं होते उनमें कौन कौन है, आपका सिल्वर और गोल्ड, वो ऑक्सीजन से कोई भी अभिक्रिया नहीं करेंगे। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो सोडियम और पोटेशियम है वो वायु से इतनी जल्दी अभिक्रिया करेंगे कि उनमें आग लग जाएगी। अगर आप एक सोडियम का टुकड़ा लें
उसको इस तरह से वायु में फेंक दें तो आप देखेंगे उसमें आग लग जाती है। तो इससे बचने के लिए उसको केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं, उनमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक वगैरह। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया कि धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। उसके बाद देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया करने के बाद लवण एवं जल उत्पन्न करते हैं, जैसे Zn और Al2O3। समझ लो कि वे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया करने के बाद, धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर आप अम्लीय क्षार से करेंगे तो उसके बाद लवण और जल जो उत्पन्न करेंगे उसको बोलते हैं हम उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करेंगे? अम्ल के। कौन सा अम्ल है? HCl। तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल बनेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका एक लवण है और ये बन गया जल, और ये क्या है आपका? एक अम्ल। अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करें? क्षार से करें तो ये बन गया लवण सोडियम एल्यूमिनेट का, और ये क्या बन गया? जल बन गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ धातु के ऑक्साइड, धातु क्या है इसमें? एल्यूमिनियम, उसका ऑक्साइड। तो कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करने के पश्चात लवण और जल बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उनको? उभयधर्मी ऑक्साइड। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक।